चलिए हम लोग पढ़ेंगे। कल डलहौजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बारे में, डलहौजी के बारे में, और डलहौजी के सारे नीतियों को हम लोगों ने समझा भी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बच्चों डलहौजी की हड़प नीति के बारे में। भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से ठाणे की तरफ पहली बार, ठीक है ना, कितने किलोमीटर की यात्रा, 34 किलोमीटर की यात्रा की गई। और वो मालगाड़ी था, ठीक है ना, क्या नाम था, ब्लैक, ठीक है ना। ये सारी बात आपको याद है। डलहौजी के हड़प नीति के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ये हड़प नीति क्या है। लॉर्ड डलहौजी जो था, इस सिद्धांत के तहत भारतीय राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया। इस सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल होने वाला पहला राज्य सतारा अर्थात महाराष्ट्र था, जिसे 1848 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किया गया। सतारा के राजा अप्पा साहब ने अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले कंपनी की अनुमति के बिना एक दत्तक पुत्र बना लिया था। अतः लॉर्ड डलहौजी ने सतारा को आश्रित राज्य घोषित करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य में क्या किया, मिलाया था। ये बताया गया था कि उसकी हड़प नीति कहने का मतलब ब्रिटिश साम्राज्य को डेवलप करने के लिए पहली बार 1848 में एक राज्य को अपने में मिलाया था। उस राज्य का नाम था सतारा। और वह सतारा के जो राजा थे अम्पा, उनको कोई संतान नहीं था। तो समय से पहले या ब्रिटिश गवर्नमेंट को बिना बताए हुए, जैसे आप लोग जानते होंगे झांसी की रानी को भी अपना कोई संतान नहीं था, उन्होंने क्या किया था, गोद लिया था। तो ब्रिटिश सरकार उसका भी क्या करता था, विरोध करता था, है ना, उसके प्रति उनको लड़ाई लड़ना पड़ा। तो ऐसे ही रहता है, यहाँ पर भी क्या किया, इसका विरोध हुआ। 1849 ईस्वी में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बाघात, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी। समझ रहे हो ना, कौन सा, झांसी। ये वाला इसलिए हो गया कि यहाँ भी वही कंडीशन थी, संतान। ऐसे पहले राजा को वो संतान उनतान जल्दी होता नहीं था। ये राजा दशरथ के काल से ही चलते आ रहा है। आप लोग देखे हुए भगवान राम की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, जो शास्त्र चीजें हैं वो, ठीक है ना। पहले राजा को संतान उनतान नहीं होता था, ठीक है। 1854 में नागपुर महाराष्ट्र तथा 1855 में करौली महाराष्ट्र में ब्रिटिश साम्राज्य को शामिल किया। यानी ब्रिटिश सरकार का स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ना शुरू किया। 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध राज्य को भी ब्रिटिश साम्राज्य ने शामिल कर लिया। इससे पूर्व 1849 में पंजाब राज्य पर भी, 1850 में सिक्किम राज्य पर भी ब्रिटिश अधिकार हो गया। मतलब डलहौजी जो है वो क्या किया है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा किया है। डलहौजी विकास बहुत ज़्यादा किया है। डलहौजी जिधर चाहता था उधर क्या करता था, तरह तरह के आरोप लगा करके वो क्या करता था, सत्ता को अपनी तरफ क्या करता था, खींचता था। 1853 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों का पेंशन भोगी के रूप में कानपुर में रह रहा था कि मृत्यु हो गई और उनके दत्तक पुत्र जो गोद लिया हुआ था, गोल नहीं गोद, नाना साहब को लॉर्ड डलहौजी ने बाजीराव द्वितीय का उत्तराधिकारी नहीं माना। उसे पेंशन बंद कर दिया गया, जिसे कहा नाना साहब अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। ये नाना साहब नाम सुने होंगे, वही झांसी की रानी के मुबोली बहन। तुम कैसे, मुबोली बहन कहने का मतलब ब्लड रिलेशन का नहीं, लेकिन होता नहीं है, यहाँ तुमको बहन मानते हैं, बहन के जितने सारे दायित्व होते हैं वो सब है, लेकिन अपनी बहन नहीं होता है ना। किसी लड़की को अगर तुम अपने साथ लेके जा रहे हो, बोलते कौन है, बहन है, तो आदमी बार बार जोड़ देता है अपनी बहन है, अपनी बहन है। इसका क्या मतलब है, वही ब्लड रिलेशन वाली बहन नहीं। तो नाना साहब जो थे वो क्या थे, झांसी की रानी जो थी वो नाना साहब की मुबोली बहन थी। असल में नाना साहब ही हैं झांसी की रानी को ट्रेनिंग देते थे, रानी लक्ष्मीबाई को, मनु को, छबीली को ट्रेनिंग देते थे बचपन में, ठीक है ना, कि कैसे धार तलवार ये सब मतलब चलाना है, जिससे वो मजबूत हुई। और फिर अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या हुआ, लड़ाई शुरू हुआ। 1853 में झांसी पर कब्जा किया है। तो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई थी, बहुत सक्रिय हो गई थी अपने इसको मुक्त कराने के लिए। लेकिन वही बात है, होई वही जो राम रची राखा, ठीक है ना। सब लोगों ने क्या किया,
उतना ज़्यादा मजबूती से लड़ाई नहीं लड़ा और अंग्रेज क्या हो गया, धीरे धीरे, जैसे देख रहे हो अभी जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है, कभी उदयपुर वाला इलाका, कभी कानपुर वाला इलाका, कभी पंजाब का इलाका, कभी नागपुर का इलाका, एक का एक ही कर रहा है। ऐसा नहीं कि एक के बार कर दिया, जबकि एक के बार सब लंग करता था अंग्रेज क्या हो जाता, हार जाता, परेशान हो जाता, ठीक है ना। तो यही विफलता का कारण का रूप में सामने आता है। लॉर्ड डलहौजी काल में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा कहा गया कि यदि कोई भारतीय अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लेता है तो उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा, और ईसाई धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाता है तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। मैंने आपको कहा था कि अंग्रेज भी मुसलमानों की तरह, ये नहीं कोई कहता जल्दी कि अंग्रेज बहुत हरामी था या मतलब जो भी है, बोलता नहीं ना, बोलता ये सब बात, ऐसा तुमको पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि अंग्रेज भी आकर के यहाँ पर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया, लेकिन उसका धर्मांतरण क्या हो जाता है, छुप जाता है। क्यों छुप जाता है, क्योंकि उन्होंने संपत्ति का लालच दे करके, ठीक है ना चाहते हुए लोगों को क्या किया, ईसाई के रूप में बनवाया, ठीक है। यहाँ के हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया कि अगर तुमको संपत्ति पैतृक हिस्सा में चाहिए, जैसे मान लो कि मेरे पिताजी का संपत्ति है और वो हमारा ही रहे, इसके लिए हमको ईसाई धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, वरना मेरा पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं रहेगा। वो जमीन तुमको अंग्रेज से तुमसे छीन लेता। तो इससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित करवाया और तोपखाना के मुख्यालय को हस्तांतरित करके कलकत्ता से मेरठ स्थापित करवा दिया। देखो सेना का मुख्यालय कहाँ ले गया, शिमला में ले गया। शिमला कहाँ है बच्चों, हिमाचल प्रदेश, मतलब दिल्ली का ऊपर इलाका। और जो ये तोपखाना है, तोपखाना मतलब जहाँ पे तोप रहता था। आप लोग RRR फिल्म देखें, RRR फिल्म में वो हीरो जाता है ना चुराने, अंदर की तरफ अंग्रेजों का जो शासन रहता है, जहाँ पे तरह तरह के नए नए गन पॉइंट रहते बनाए हुए, वो ना मेरठ का सीन बनाया हुआ है, समझ गया ना। पहले वही अंग्रेज लोग वैसे ही बड़ा बड़ा रखता था कोठरी, जिसमें क्या करता था, तरह तरह के औजार को क्या करता था, लॉक करके रखता था। तो पहले कलकत्ता था, किस एरिया में, पूरा पूर्वी इलाका में। मेरठ ला दिया, कहाँ ला दिया, उत्तर प्रदेश में ला दिया। बात समझ गए। अगला नाम है लॉर्ड कैनिंग का, जो 1856 से लेकर के 1862 तक की बात आती। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता 1857 का सैनिक विद्रोह था। कौन था? अब सबसे पहले याद रखना ही पड़ेगा ये सवाल कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी, उस समय के जनरल गवर्नर कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये बात सबसे पहले याद रखना। इसका विद्रोह 1858 तक आते आते दबा दिया गया और 1858 में ही तत्कालीन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत के संदर्भ में एक घोषणा पत्र भेजी, जिसमें लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को पढ़ा गया और इसी घोषणा पत्र के आधार पर 1858 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया। 1800 अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। इस तरह लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय बन गया। ठीक है, बात को समझो। 1857 की जो क्रांति हुई उसको क्या कर दिया गया, 1858 तक आते आते क्या कर दिया गया, दबा दिया गया। मतलब सबके ठोक पीट करके कहानी खत्म, कुछ उसका रिजल्ट ना हो सका। उसी साल 1858 के ही संदर्भ में रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, वो क्या किया, एक घोषणा पत्र भेज दिया और घोषणा पत्र में क्या लिखा था, गवर्नर जनरल को क्या ट्रांसफर किया जाएगा, वायसराय